हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जयाश मंत्रा। आई एम जितेश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग के सेट 5 से जुड़े क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले अभी तक मैंने जो भी सेट 4 के क्वेश्चंस डाले थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, उसे आप लोगों ने जरूर वॉच किया होगा। तो चलिए हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसके पहले मैंने जो भी सेट्स दिए थे उसमें मैंने 20-20 क्वेश्चंस के मैंने सेट बनाए थे। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लग जा रहा है वीडियो देखने में, तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर से मैं क्या कर रहा हूँ कि हर वीडियो लेक्चर में हर सेट में मैं 10-10 क्वेश्चन को इसके बाद डिस्कशन करूंगा। आपके टाइम भी कम लगेंगे और आप इसको है ना एज ए रिफ्रेशिंग वीडियो आप इसको रिविजन के तौर पर लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 5। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेसीज थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, लेसीज थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो। किस हमारे फ्लो के लिए ये जो लेसीज थ्योरम एप्लीकेबल होता है, या ये जो लेसी का जो थ्योरी है ये एप्लीकेबल होता है किस तरह के फ्लो के लिए, या हमारा जिस जगह से फ्लो गुजर रहा है वहां की कंडीशंस या वहां का सराउंडिंग कैसा होना चाहिए बेसिकली। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला तो लेसीज थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो थ्रू पाइप्स। जब हमारा फ्लो पाइप के थ्रू हो तब हमारा लेसी का थ्योरम वैलिड होगा या एप्लीकेबल होगा। दूसरा, फ्लो ओवर स्पिलवे, जब स्पिलवे के ऊपर से हमारा पानी निकलता है। तीसरा, इन एल्यूवियल रिवर्स एंड कैनाल्स। और चौथा है हमारा इन कंक्रीट लाइंड कैनाल्स। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले लेसी का जो थ्योरम है, बेसिकली मैंने सिलेबस में लेसी थ्योरम इसीलिए मैंने डिस्कशन नहीं किया था कि लेसी थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक बार न्यूमेरिकल भी आपको 2020 में पूछा गया है और बीच बीच में 1-2 क्वेश्चंस इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो मैंने वो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन मैंने ऐप में डाल दिया है, आप लोग उसे वहां पे देख लीजिएगा और उससे जुड़े जो कुछ बेसिक थ्योरीज है मैंने वहीं पे आपको बता दिया है। हार्डली 2 से 5 मिनट मैंने थ्योरी बताया है और 15 मिनट में मैंने पूरा का पूरा 2 तरह का अलग अलग न्यूमेरिकल बताया है, उसे आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। तो देखिए, लाइंड कैनाल में हमारा लेसी का थ्योरम वैलिड नहीं होता है। लेसी साहब ने जो थ्योरम दिया था वो हमारा अनलाइंड कैनाल के दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। फिर है हमारा ये जो फ्लो है ये हमारा पाइप के थ्रू फ्लो नहीं होता है। फ्लो थ्रू पाइप्स आप लोगों ने फ्लूइड वगैरह में पढ़ा होगा। जब भी हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं बेसिकली वो तो पाइप थ्रू फ्लो तो होता ही नहीं है। पाइप का तो कोई बात ही नहीं है। मिट्टी का पूरा हम लोग सरफेस बनाते हैं और वो ओपन में बहता है, तो फ्लो थ्रू पाइप्स का तो कोई चर्चा ही नहीं आएगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा। अगला है ओवर स्पिलवे, स्पिलवे के ऊपर से जो पानी आ रहा है। और दूसरा हमारा ऑप्शन बचता है इन एलुवियल रिवर एंड कैनाल। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो स्पिलवे में पानी के फ्लो के पैटर्न को डिस्कशन करने के लिए किसी भी इंजीनियर ने एक्चुअली या किसी भी साइंटिस्ट ने वहां पे कोई थ्योरी नहीं दिया हुआ। बेसिकली अलग अलग स्पिलवे में अलग अलग तरीके से पानी निकलता है और हम लोग उसको वहां पे यूज करते हैं। क्योंकि वहां पे कितना पानी स्पिलवे के ऊपर से निकल रहा है हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं वाटर मीटर वगैरह लगा के। तो इसीलिए इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी दिया हुआ नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई भी जो थोड़ा सा सिलेबस आप लोग पढ़े होंगे इस ऑप्शन को तो आप लोग कभी भी आंसर नहीं लगाएंगे। तो जो हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन बचता है इन एलुवियल रिवर एंड कैनाल, आप लोग आसानी से इसको मारेंगे कि कैनाल के केस में हम लोगों ने कैनेडी साहब का थ्योरी पढ़ा था, डिकेंस साहब का थ्योरी पढ़ा था, फिर हम लोगों ने लेसी के बारे में भी बेसिक्स वहां पे डिस्कशन किया था। तो ध्यान रखिएगा सबसे जो सुटेबल यहाँ पे आंसर होगा वो इन एलुवियल रिवर और कैनाल के केस में होगा। अगर कहीं पे अनलाइंड कैनाल लिखा हुआ रहता तो शायद हम लोग उसको भी आंसर मारते, बट वहां यहां पे एक ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया गया है। अनलाइंड कैनाल या कहीं पे सिर्फ और सिर्फ कैनाल लिखा हुआ मिले या एलुवियल रिवर लिखा हुआ मिले या सिर्फ रिवर भी लिखा हुआ मिले तो आप इसको मार सकते हैं, क्योंकि इसी रिवर के द्वारा पानी हम लोग अपने कैनाल में लाएंगे और वहीं पे लेसी साहब का थ्योरी हम लोग अप्लाई करके कैनाल को हम लोग डिजाइन करते हैं। और इसके न्यूमेरिकल पार्ट को आप लोग ऐप पे देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, वाटर लॉगिंग इज एलिमिनेटेड बाई। वाटर लॉगिंग मतलब जल जमाव। हम लोग जल जमाव को कैसे दूर करेंगे, जल जमाव की स्थिति से हम लोग कैसे बचेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है डीप प्लॉगिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा सैलो प्लॉगिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा इरिगेशन, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रोवाइडिंग टाइल ड्रेन्स। देखिए पहला और दूसरे ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। प्लॉगिंग मतलब होता है बेसिकली खेत को जोतना,
डीप प्लॉगिंग मतलब खेत को हम लोग बहुत अंदर तक जोत रहे हैं। और खेत में जुताई करने से बेनिफिट क्या होता है, अगर जो भी बच्चे, अगर आप लोग किसान बैकग्राउंड से होंगे, आप लोग जानते होंगे कि जुताई करने से बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े को, या फसल काटने के बाद जो मिट्टी एकदम जम जाती है, पूरा का पूरा क्या है, उसका कॉम्पैक्टेड स्थिति में आ जाती है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ देते हैं। मिट्टी हल्की हो जाती है ताकि मिट्टी में आसानी से पानी अंदर जाए और हवा वगैरह उसे पास करे, क्योंकि वहां पे हम लोग वॉइड्स बढ़ा देते हैं। तो खेतों को जोतना यही हमारा प्लॉगिंग होता है। मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग उसको तोड़ देते हैं। तो डीप प्लॉगिंग मतलब खेत को बहुत अंदर तक हम लोग जुताई कर रहे हैं, और सैलो प्लॉगिंग मतलब हम लोग बस ऊपर ऊपर कुछ ही दूर तक खेतों को हम लोग जोत रहे हैं। तो सोचिए वाटर लॉगिंग की स्थिति कब होगी, जैसे अगर आप लोग धान की खेती हम लोग किए हैं खरीफ के मौसम में, हम लोग पूरे में खेत को पानी भर के दे दिए। अगर हम लोग सिर्फ ऊपर ही ऊपर खेत को जुताई करके रखेंगे तो मतलब मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर है सिर्फ उसी को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों ने तोड़ा है, उसकी जुताई की है, बाकी नीचे पूरा का पूरा मिट्टी एकदम दबा हुआ है, एकदम टाइट कंडीशन में। तो ये पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी पर्कुलेट नहीं होगा। थोड़े से जितना दूर तक हमारा लेयर का जुताई हुआ है उतना दूर तक ही पानी पर्कुलेट करेगा। इस स्थिति में क्या है, पानी खेत में बना रहेगा। थोड़ा बहुत पानी इवापोरेशन के द्वारा लॉस होगा और कुछ कुछ पानी पेड़ के पौधों के द्वारा, धान के पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। बाकी पानी जो पर्कुलेशन के कारण नीचे जाता वो नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा पर्कुलेशन नहीं होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, जल का जमाव हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डीप प्लॉगिंग करेंगे, मतलब खेत को अगर बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक खेतों को जोतेंगे, तो नीचे तक की मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, मिट्टी हल्की हो जाती है। तो जिसके कारण जो भी खेतों में पानी देंगे, पानी नीचे तक पर्कुलेट करके जाएगा, पानी नीचे तक चला जाएगा और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो हम लोग जो जल जमाव को दूर करेंगे बेसिकली वो हम लोग अपने डीप प्लॉगिंग से ही करते हैं। खेतों को नीचे तक अंदर तक जोतते हैं हम लोग। हमारा अगला ऑप्शन है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब तो सिंचाई करना। हम लोग तो सिंचाई करके खेतों तक तो पानी पहुंचा रहे हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे जल जमाव होगा कि नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इरिगेशन यहाँ पे कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं हमारा, ये रिलेट ही नहीं कर रहा है ऑप्शन इससे, तो इसीलिए हमारा इरिगेशन वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है हमारा प्रोवाइडिंग टाइल ड्रेन। टाइल ड्रेन कहने का क्या मतलब है, लाइंड कैनाल। कैनाल की हम लोगों ने यहाँ पे लाइनिंग कर रखी है, तो कैनाल का अगर हम लोग लाइनिंग करके रखे हैं तो हमारे खेतों तक ज्यादा पानी आएगा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि खेत में आप पानी दिए हैं तो वहां पे जल जमाव की स्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है, यहां पे इसका यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए ये भी जो चर्चा है कि हम लोग कैनाल को लाइन कर दिए, क्या बेनिफिट है इससे, खेत तक ज्यादा पानी पहुंचेगा तो जल जमाव की स्थिति ज्यादा हो सकती है। अगर अनलाइंड कैनाल होता तो कुछ पानी का नुकसान वहीं पे हो जाता, खेत तक थोड़ा कम पानी पहुंचता। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, उपयुक्त ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन था जिसपे हम लोगों को बेसिकली वर्क करना था, और ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ। हमारा जो हाइड्रोग्राफ है वो किस चीज का ग्राफ है, किस किस चीज के बीच में हम लोग उसको प्लॉट करते हैं। पहले के भी सेट्स में भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। हमारा पहला ऑप्शन है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम को हम लोग, दूसरा डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, तीसरा क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम, चौथा नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा ये नन ऑफ दीज ऐसे होगा। ये जो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम होता है हम लोग उसको हाइटोग्राफ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को हम लोग हाइटोग्राफ बोलते हैं। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम यही हमारा होता है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ मतलब डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ध्यान रखिएगा ऑलवेज, कभी मिस मत करिएगा। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके जेई वगैरह के जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम लोग वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम को, और इन दोनों के बीच में जो ग्राफ मिलता है हम लोग उसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। और क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम, तो देखिए रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, बेसिकली रेनफॉल वर्सेस टाइम, इसके ग्राफ को हम लोग हाइटोग्राफ बोलते हैं। और इसी ग्राफ को हम लोग मॉडिफाई करके, हम लोग रेनफॉल को मॉडिफाई करके हम लोग क्यूमुलेटिव रेनफॉल लेते हैं। क्यूमुलेटिव रेनफॉल बेसिकली मतलब टोटल रेनफॉल एक पीरियड के दौरान कितना हुआ वर्सेस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा हाइटोग्राफ के ही केस में आ जाता है। चौथा नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर यहां पे होगा डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ध्यान रखिएगा। तो ये
तीनों क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको यहां पे कराए, चूंकि अच्छे से प्रिंट नहीं थे सेट पे, मैं बाकी क्वेश्चंस में आपको स्क्रीन पे जैसे मैंने पहले दिया करता था वैसे मैं क्वेश्चंस को देख के आपको डिस्कशन कर रहा हूं, इसे जल्दी से आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन, हमारा जो इवापोरेशन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा विंड वेलोसिटी, चौथा ऑल ऑफ दिस। तो हमारा ये जो इवापोरेशन है, ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? चार ऑप्शन। पहला टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवापोरेशन, उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की रेट, उतना ज्यादा हमारा इवापोरेशन होगा। दूसरा ह्यूमिडिटी, अगर हवा में ह्यूमिडिटी है, हवा में अगर नमी मौजूद है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, अगर हवा में नमी मौजूद होगी ना तो इवापोरेशन कम होता है, इवापोरेशन के रेट को कम हो जाता है, क्योंकि हवा में पहले से नमी मौजूद है। अगर हवा ड्राई रहेगी तब जाके इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहां पे वैलिड है। ऑप्शन नंबर सी विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी भी मतलब हवा के बहने की दर, अगर हवा तेज गति से बहेगी तो ज्यादा इवापोरेशन होगा, ज्यादा पानी का वहां पे वाष्पीकरण हो जाएगा, ज्यादा पानी हमारा भाप में बदल जाएगा। तो ए बी सी तीनों हमारा ऑप्शन यहां पे वैलिड है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैराज इज प्रोवाइडेड ऑन, हम लोग बैराज को कहां पे प्रोवाइड करते हैं? पहला ऑप्शन है डीप नैरो वैली, दूसरा ऑप्शन है वाइड सैलो वैली, तीसरा ऑप्शन है रॉक फाउंडेशन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बैराज जब मैंने पढ़ाया था, जब मैंने बैराज डिस्कशन किया था, मैंने बताया भी था कि बैराज के लिए इंपॉर्टेंट है जो साइट सिलेक्शन हम लोग करते हैं, वहां पे रॉक फाउंडेशन या एक हार्ड फाउंडेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी तो वैलिड है। और हमारा वैली डीप नैरो वैली हो या सैलो नैरो वैली हो, क्या फर्क पड़ता है? बैराज को बनाने का हमारा पर्पस होता है कि पानी को स्टोर करना, हमारे जो भी पानी का स्रोत बह के आ रहा है, हम लोग अपस्ट्रीम साइड में उस पानी को स्टोर करेंगे और उस पानी को हम लोग अपने कैनाल में डाइवर्ट करते हैं। तो हमारा वैली किसी भी तरह का हो, चाहे वो डीप नैरो वैली हो या वाइड सैलो वैली हो। तो सैलो वैली मतलब कम गहरा वैली हमारा, और डीप नैरो मतलब हमारा वैली घाटी पतला है साथ ही साथ बहुत गहरा है। तो दोनों तरह के वैली में हम लोग पानी को स्टोर करने के लिए बैराज को बनाएंगे, क्योंकि वैली के कंडीशन से बैराज का कोई रिलेशन नहीं है। जहां पे भी पानी को अपस्ट्रीम साइड में स्टोर करना हो, हम लोग वीयर या बैराज को बनाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारा यहां पे तीनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यील्ड ऑफ अ वेल डिपेंड्स ऑन, कुएं में जो पानी की मात्रा होती है हमारा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, दूसरा एरिया ऑफ एक्यूफायर ओपनिंग इनटू द वेल, तीसरा एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वेल बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस सेट में 2-3 क्वेश्चन आपको वेल से मिलेगा, तो कुछ कुछ चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं आंसर आपको बता रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे आंसर्स को आपके सिलेबस में नहीं है, बट 1-2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो देखिए यील्ड ऑफ अ वेल डिपेंड्स ऑन, तो कुएं में जो पानी आ रहा है, कुएं में जो पानी स्टोरेज होगा वो किन की चीजों पे डिपेंड करेगा? तो पहला ऑप्शन है परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, अगर कुएं के आसपास में जो मिट्टी है अगर उसकी परमिबिलिटी ज्यादा होगी तो जो भी मिट्टी में पानी आएगा, चाहे जैसे भी आए, चाहे वो रेनफॉल के द्वारा आए या आसपास के स्रोतों से पानी आए मिट्टी में, तो परमिबिलिटी ज्यादा, तो पानी तुरंत परकुलेट होके, पानी तुरंत सिपेज होके पानी नीचे चला जाएगा और कुएं के नीचे जो वाटर लेयर है वो उसमें मिल जाएगा। तो इसके कारण कुएं में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। हम लोगों ने सेम टू सेम परकुलेशन टैंक जो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट 6 में, बंधारा परकुलेशन टैंक और लिफ्ट इरिगेशन, इसी कंसेप्ट को हम लोगों ने अपनाया था। मिट्टी की परमिबिलिटी ज्यादा तो पानी तुरंत मिट्टी से नीचे आएगा और कुएं में वाटर के लेयर से मिलकर कुएं में पानी की मात्रा को बढ़ा देगा। दूसरा ऑप्शन एरिया ऑफ एक्वीफायर ओपनिंग इनटू द वेल, तो एक्वीफायर मतलब जमीन के नीचे जो पानी का स्रोत होता है, अगर उस एक्वीफायर का ज्यादा बड़ा एरिया हमारे वेल में ओपन हो रहा है, वेल के एरिया में जो एक्वीफायर है वो ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा पानी हमारे कुएं में आएगा। बेसिकली एक्वीफायर मतलब पानी का स्रोत जो जमीन के नीचे रहता है, अगर वो ज्यादा उसकी मात्रा अगर कुएं में खुल रही है, हर एक्वीफायर का मान लीजिए एक ओपनिंग पॉइंट होता है, तो अगर वो कुएं में जितना बड़ा ओपनिंग पॉइंट खुलेगा कुआं में उतना ज्यादा पानी आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी यहाँ पे किस रेफरेंस में दिया है इसका मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ। हो सकता है ये जमीन के नीचे जो पानी की बहने की जो वेलोसिटी है ये इसकी बात कर रहा है। और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
सी के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, चूंकि ऑप्शन इस तरीके से दिया है। तो चूंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि वहां पे दोनों एक साथ सही हो, तो हम लोग यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव वाले ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डी ऑल ऑफ द एबव को आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेल्टा फॉर अ क्रॉप हैविंग बेस पीरियड 120 days इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ड्यूटी। अगर हमारा क्रॉप का बेस पीरियड 120 दिन है और अगर हमारा उसका जो डेल्टा है 70 सेंटीमीटर है, तो उसका जो ड्यूटी होगा वो कितना होगा। कैसे इसको निकालेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए मैं साइड में ना इसको दिखाता हूं। डेल्टा दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर और बेस पीरियड दिया हुआ है 120 डेज। तो हमारा ड्यूटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। तो यहां से हम लोग डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8.64 बी बाई डेल्टा। 8.64 इंटू बी है हमारा 120 और डेल्टा है हमारा, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर में कितना होगा 0.7। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1481 क्यूमेक पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर बी देखिए आपके स्क्रीन पे ना 1481 क्यूमेक, 1481 सॉरी हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसका मैं यूनिट यहां पे गड़बड़ कर दी, हेक्टेयर पर क्यूमेक होगा यूनिट ड्यूटी का। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये आपके क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रन ऑफ इंक्रीजेज विथ। हमारा जो रन ऑफ है, रन ऑफ बेसिकली क्या होता है, रेनफॉल में जो लॉस होता है अगर हम लोग उसको घटा देंगे तो हमको रन ऑफ मिलता है। तो ये रन ऑफ कैसे इंक्रीज होता है। पहला ऑप्शन इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, दूसरा इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तीसरा नंबर ऑप्शन इंक्रीज इन परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, चौथा नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, मतलब पानी की ज्यादा मात्रा बरस रही है। तो पानी की ज्यादा मात्रा बरसेगी तो लॉस तो जितना होना है वो हो जाता है पहले, और जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतना ज्यादा हमारा रन ऑफ बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से जितना ज्यादा बारिश होगा उतना ज्यादा हमारा रन ऑफ बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब पानी जमीन के नीचे ज्यादा जाएगा। अगर पानी जमीन के नीचे ज्यादा जाएगा तो मतलब पानी का ज्यादा लॉस होगा और हमारा वो क्या है, रन ऑफ घटते चला जाएगा, क्योंकि लॉस बढ़ रहा है तो हमारा यहां पे रन ऑफ घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी तो मतलब पानी ज्यादा तेजी से पानी नीचे जाना लगेगा, पानी का लॉस ज्यादा होने लगेगा, जिसके कारण लॉसेस बढ़ेगा, हमारा रन ऑफ घटने लगेगा। तो और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीप वेल। देखिए फिर से एक वेल का क्वेश्चन आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं यही दो क्वेश्चन था इस सेट में। पहला ऑप्शन है इज ऑलवेज डीपर देन सैलो वेल। हमारा ये जो डीप वेल होता है सैलो वेल से हमेशा डीपर होता है। दूसरा ऑप्शन हैज मोर डिस्चार्ज देन अ सैलो वेल। हमारा इस डीप वेल में जो डिस्चार्ज है वो सैलो वेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज वीकर स्ट्रक्चरली देन अ सैलो वेल। सैलो वेल के कंपैरिजन में यह स्ट्रक्चरली कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक लाइन रिपीट करता हूं, क्योंकि वेल आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया आपको। हमारा ये जो डीप वेल है वो सैलो वेल से कम गहरा हो सकता है अलग अलग कंडीशंस में, इट इज पॉसिबल। इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर है यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर मुझे बहुत ज़्यादा थ्योरी बताना होगा, इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं डिस्कशन करता हूँ। ध्यान रखिएगा, डीप वेल कहने का हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि कुआं हमारा ज़्यादा गहरा होगा सैलो वेल के कंपैरिजन में। हमारा डीप वेल कम गहरा हो सकता है सैलो वेल के कंपैरिजन में अगर वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो। इसलिए हमारा ये ऑलवेज डीपर नहीं होगा, कभी डीपर होगा कभी डीपर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक गलत। ऑप्शन नंबर बी हैज मोर डिस्चार्ज देन अ सैलो वेल। हाँ, ये ऑलवेज पॉसिबल है कि डीप वेल में हमेशा ज्यादा पानी होगा, ज्यादा डिस्चार्ज उपलब्ध होगा सैलो वेल के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज वीकर स्ट्रक्चरली देन अ सैलो वेल। नहीं, हमारा ये जो डीप वेल होता है
सैलो वेल से स्ट्रक्चरली ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिकेंस फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड्स द पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमारा ये जो डिकेंस फॉर्मूला होता है फ्लड को कैलकुलेट करने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू सी डी इंटू ए टू दी पावर 3/4, जहां पे हमारा सी डी क्या था, डिकेंस कांस्टेंट था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमारा डिकेंस फॉर्मूला क्या था, सी डी इंटू ए पे पावर 3/4, यही था। और जहां पे हमारा सी डी क्या था, हमारा डिकेंस कांस्टेंट। देखिए हमारा यहां पे ऑप्शन क्या है, इस प्रोपोर्शनल टू, पहला ए, दूसरा ऑप्शन ए टू दी पावर 1/2, तीसरा ऑप्शन ए टू दी पावर 2/3, चौथा ऑप्शन ए टू दी पावर 3/4। देखिए जिनको भी ये फॉर्मूला याद होगा आप आसानी से इसको ऑप्शन नंबर डी ए टू दी पावर 3/4 आप आंसर लगा देंगे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए इस सेट को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं, नेक्स्ट सेट में हम लोग अगले 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेट को एंजॉय किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।